हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का नया टॉपिक दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि रदरफोर्ड से बोहर मॉडल तक हम कैसे जंप किए। तो सबसे पहले जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली घूम रहे हैं। ठीक है, उसको करेक्ट किया बोहर ने। बोहर ने क्या कहा कि हाँ जी, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो रैंडमली नहीं घूम रहे हैं, वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड शेल्स में घूम रहे हैं। और ड्यूरिंग दिस जर्नी बीच में कुछ इन्वेंशंस हुई थी जो बहुत हेल्पफुल रही इस मॉडल को एक्सप्लेन करने में लिए। तो क्या इन्वेंशंस हुई थी? 2 इन्वेंशंस थी। फर्स्ट इन्वेंशन थी कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है उनका 2 टाइप का नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अभी तक आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख लें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। और सेकेंड इन्वेंशन थी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि हाइड्रोजन का एटम किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इन 2 इन्वेंशंस की वजह से ये मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। कैसे हुआ था? सबसे पहली बात हम यहाँ बात करेंगे। तो बोहर मॉडल तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 इन्वेंशंस थी। पहली इन्वेंशन ड्यूल नेचर और दूसरी इन्वेंशन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ड्यूल नेचर के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक वेव नेचर होती है और एक होती है पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो वेव नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो इस तरीके से वेव में घूमती है, ठीक है, इसके लिए हमने एक फाइनल रिजल्ट निकाला था, दैट इज C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। क्या मतलब था इसका? इससे हमें ये फाइनल रिजल्ट मिला था। इसका क्या था कि दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ, कि हर एक लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और हर एक लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन सबकी जो स्पीड है वो स्पीड सेम रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने वेव नेचर इसकी बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी। उसके बाद आया था पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या जो लाइट होती हैं वो ऐसे वेव में ना ट्रेवल करके वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रेवल करती हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फोटोन्स। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल्स टू h न्यू। Energy of 1 photon is h nu. This is Planck's constant and this is the frequency of the particular light. तो यहाँ से यहाँ तक हमें को ये 2 फॉर्मूलाज मिल गए थे। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वहाँ से हमें क्या मिला था? वहाँ से हमें पता चला था कि जब हम एक हाइड्रोजन में से लाइट पास करवाते हैं, हाइड्रोजन में से हम लाइट पास करवाते हैं, और ये भी कौन सी हाइड्रोजन है? एक्साइटेड हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें से लाइट निकलेगी। ठीक है, जिसमें से लाइट निकलेगी। तो इसमें से जो लाइट रेडिएशंस निकल रही हैं उसको जब हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं और वो जब स्प्लिट होती हैं और स्प्लिट होकर जब हम उसको एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज की हमें लाइट दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो लाइट हमें दिखाई दी थी ये हमें विजिबल रीजन में दिखाई दी थी, दैट्स वाई हम उसको देख पा रहे थे। फिर हमें पता चला कि सिर्फ विजिबल रीजन में नहीं होती हैं, बहुत सारे रीजन्स की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। विजिबल तो थोड़ी सी थी और विजिबल वाली को हमने बोला था बामर सीरीज। ठीक है, जो हमें नहीं दिख रही थी वो बहुत सारी थी। सबसे पहले जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की थी जिसको हमने बोल दिया था लिमेन सीरीज।
ठीक है। फिर हमें इंफ्रारेड की भी 3 सीरीज मिल रही थी, एक को हमने बोला था पाश्चन सीरीज, ठीक है। फिर हमारे पास आई थी ब्रैकेट सीरीज, पिफिन सीरीज, तो वो सारी इंफ्रारेड रीजन्स की थी। ये थी यूवी रीजन की, ये थी विजिबल रीजन की, और ये थी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन्स की, ठीक है। अब ये सारी रीजन्स की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज की, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस आई थी, यहाँ पर इन सबको कलेक्टिवली एक कॉमन फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया गया था। और वो कॉमन फॉर्मूला क्या था? वो कॉमन फॉर्मूला ये था कि जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की हमें यहाँ पे बैंड मिलेगा या एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जो लाइट हमें मिलेगी, उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हमें क्या निकालनी है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, दिस इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट इज r इज इक्वल टू 109,677 एंड ये जो है रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, इसलिए मैं आपको एक रिवीजन के लिए थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं कि हाँ, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट था और ये जो फाइनल फॉर्मूला हमें दिया था वो भी रेडबर्ग ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो n1 है, n1 क्या हो सकता है आपका? n1 कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और n2 क्या होगा? n2 होगा आपका n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3 एंड सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, उन्होंने फिक्स कर दिया था 1 फॉर लेमन सीरीज, n1 2 फॉर बर्मन सीरीज, n1 3 फॉर पाश्चन सीरीज। तो ऐसे ही n1 4 के लिए जो यूज हुई वो हुई थी ब्रैकेट सीरीज। तो 4 के लिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी किसके अंदर आती है? इंफ्रारेड में आती है। एंड n1 5 के लिए पिफेंट, और वो भी किस में यूज है? वो भी आता है आपका इंफ्रारेड के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारा तो हो गया आप लोगों का हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फाइन। अब यहाँ पर बोहर ने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी? बोहर ने कहा कि हाँ जी, इट इज़ ट्रू कि जब हम हाइड्रोजन को एक्साइट करते हैं तो स्पेक्ट्रम दिख रहा है हमें। अब इसको हम एक्साइट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि हीट कर दो या फिर करंट पास करवा दो, तब जो एटम्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जैसे ही नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो वो ऐसा उसमें से जो लाइट निकलेगी उसको प्रिज्म में से पास करवाएंगे, एंड देन हमें वो क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब बोहर ने कहा कि एक्साइट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट भी पास करवा सकते हैं। और ये जो लाइट हम पास करवा रहे हैं, अब ये लाइट की कौन सी फॉर्म होगी? वेव वाली होगी या पार्टिकल वाली होगी? तो बोहर ने उठाया पार्टिकल नेचर। तो वहां से उसने उठाया पार्टिकल नेचर। उसके बाद जब उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, वो जो रेडिएशंस होंगी वो निकालेंगी पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। नाउ लेट अस डिस्कस कि बोहर ने क्या कहा था। तो बोहर ने कहा कि हम बनाते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। तो ये रहा हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस, ये हो गई फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही बहुत सारी शेल्स होती हैं, ठीक है। उन शेल्स का नाम क्या दे दिया गया? हमने पता है हमें कि हमने पढ़ा था K इक्वल्स टू फर्स्ट शेल K, L, M एंड N, ये 4 शेल्स, एंड आगे भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इनको डेजिग्नेशन दे देगी 1 2 3 4, फाइन। तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लाइट पास करवा रहे हैं। अब जो लाइट है उसका कौन सा नेचर आएगा? पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट के जो फोटोन्स हैं वो उसके ऊपर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ से फोटोन आए और वो क्या कर गई? इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक किए, फाइन। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन पे एनकाउंटर करता है, 1 on 1 होता है, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक फोटोन आया विथ सम एनर्जी, उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। जैसे ही उसने इसको अपनी एनर्जी पास करी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होके मान लो ऊपर वाली स्टेट पे चला गया, मान लो इस स्टेट पे चला गया, ठीक है। तो मैं इसको मान लेती हूँ फर्स्ट,
एनर्जी शेल और इसको मान लेती हूँ सेकेंड एनर्जी शेल। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट एनर्जी शेल यहाँ पे और ये हो गई सेकेंड एनर्जी शेल यहाँ पे। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, यहाँ से ऐसे फोटोन आया, इसने अपनी एनर्जी इसको पास करी और ये क्या हो गया, ये एक्साइट हो गया और कहाँ चल गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। जो हायर एनर्जी स्टेट होती है वो क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, अब हायर एनर्जी स्टेट यानी कि जैसे फिर से हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपने घर बैठे हुए थे, आपका फ्रेंड घूमता फिरता आया और आपको एक्साइटमेंट दिला गया, चल भाई मार्केट चलते हैं, घूम के आते हैं। तो फटाफट से आप रेडी हो गए, एक्साइटेड हो गए और वो आप चले गए मार्केट घूमने के लिए, विच इज अनस्टेबल। घूम फिर कर तो आप कहाँ आओगे, अपने घर ही वापस आओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, अनस्टेबल हो गए, लेकिन वापस भी तो आएंगे आप। जब आप वापस आएंगे, होम आएंगे, दैट इज इन योर स्टेबल स्टेट आएंगे, तो वापस आते हुए एनर्जी कुछ लूज हो जाएगी। ठीक है, कुछ तो एनर्जी आप खर्च करके आई गई ना अपनी, तो जो थके हुए आएंगे आप, तो एनर्जी जो लूज होगी, यहाँ से जो एनर्जी लूज होगी, इसे हम बोलते हैं कि ये निकलेंगे आपके रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस निकलेंगी, इनकी एनर्जी कितनी होगी, जितनी इसकी एनर्जी थी और इसकी एनर्जी थी, इन एनर्जीज के बीच का डिफरेंस, दैट इज E2 माइनस E1। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, लेट इट बी डेल्टा E। इसकी एनर्जी कितनी होगी, जो इन दो एनर्जी शेल्स के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि आप घर पे बैठे हुए थे, आपने अच्छे से खाना खाया, आपको एनर्जी मिली। ठीक है, आपका फ्रेंड आया, आपको और एनर्जी मिली, भाई एक्साइट हो जाते हैं, चलो चलो मार्केट चलते हैं। आप चले गए अनस्टेबल स्टेट में, जहां पर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी। ठीक है, तो आप घूमे फिरे मार्केट, अब फिर वापस आते हुए आपने कौन सी एनर्जी लूज करी, आपने उतनी एनर्जी लूज करी जितनी यहाँ थी और जितनी पहले थी, उनका डिफरेंस। अब आप थक हार के यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, एंड स्टेबल हो चुके हैं। सो जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी एमिट हुई है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया, लेट अस डिस्कस दैट फॉर्मूला। और ये जो रेडिएशंस निकली है, ये भी हम फिर से, बोहर ने क्या कहा, वो तो उसने तो पार्टिकल जो नेचर चूज करी थी उसी से एक्सप्लेन किया था। तो जो रेडिएशंस निकली है वो भी किसकी फॉर्म में निकली है, एक तरीके से आप कह सकते हो फोटोन्स ही हैं जो निकल रहे हैं, फोटोन्स ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, तो उसका जो फॉर्मूला डिराइव किया, ये तो हमने बताया कि टू एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला भी बनाया गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की तो एनर्जी ये है। ठीक है, और C होता है आपका न्यू लैम्डा, और 1/λ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, R इक्वल्स टू 1/n1² माइनस 1/n2²। इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज किया और एक फाइनल फॉर्मूला दिया, जो दिया एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन का। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये E इक्वल्स टू H है, न्यू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं C/λ। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया C/λ। ठीक है, अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू HC, लैम्डा को लिख सकते हैं 1/λ, और 1/λ की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं E इक्वल्स टू HC R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये उन्होंने फाइनल एनर्जी बताई। ये इस एनर्जी से फोटोन हमारा एमिट होगा जब वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आएगा, और वो क्या एमिट कर रहा होगा, फोटोन एमिट कर रहा होगा। इन फोटोन्स की एनर्जी ये होगी। वेयर n1 n2 क्या है, तो अब कई बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अब ये n1 n2 एक्चुअल में है क्या, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ना हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि मान लो जैसे कि ये है आपकी n1 है और ये है n2 है। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर जो शेल थी, इस तरीके से ये कोई फोर्थ शेल पे था,
ठीक है। और ये आ गया इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल से आया सेकंड शेल में आया, ठीक है। फोर्थ शेल से किस में आया है, सेकंड में आया है, ठीक है। तो अब फोर्थ शेल से वापस आते हुए सेकंड शेल में जब आया है तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ फोटोन्स एमिट करेगा। तो वो जो फोटोन्स एमिट करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रीजन में फॉल करती होगी, तो किस रीजन में फॉल करती होगी, तो ध्यान से देखिए, सेकंड में आ रहा है, सेकंड के लिए क्या थी हमारे पास, बामर सीरीज थी, फॉर सेकंड बामर सीरीज थी, और वो किस में फॉल करती थी, विजिबल रीजन में फॉल करती थी। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर ऐसे ही वो फोर्थ से फर्स्ट पे शेल पे जंप करता तो हम क्या कहते कि फर्स्ट के लिए N1 1 किसके लिए होता है, N1 1 होता है ऑलवेज फॉर लीमैन सीरीज होता है, राइट। तो इस तरीके से एक डायग्राम भी है जो आपके एनसीईआरटी में है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा और वो अगर सिक्स्थ शेल से या फिफ्थ से या फोर्थ से थर्ड से सेकंड से अगर वो फर्स्ट शेल में फॉल करता है, फर्स्ट में गिरता है, तो वो कौन से रीजन में गिरेगा, वो निकलेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलेंगी और वो सीरीज होगी लीमैन सीरीज होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर एक्साइटेड स्टेट में से किसी भी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन अगर फॉल करता है, सेकेंड शेल पे गिरता है, देन वो फॉल होगा विजिबल रीजन में एंड द सीरीज विल बी बामर सीरीज। ऐसे ही किसी एक्साइटेड स्टेट में से थर्ड स्टेट में अगर थर्ड शेल में गिरता है, दैट विल बी इन पास्चन सीरीज और वो होगी इंफ्रारेड रीजन। ऐसे ही अगर कोई और एक्साइटेड स्टेट में से फोर्थ शेल पे गिरता है, देन वो होगी ब्रैकेट सीरीज एंड रीजन अगेन इज इंफ्रारेड रीजन। अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है और वो गिरता है थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में गिरता है, देन दैट सीरीज विल बी पिफिन सीरीज एंड द अगेन रीजन विल बी इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते होगे कि जो N1 है वो क्या है, आपकी फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। जो फॉर्मूलाज में हमने रीड करा है, N1 इज द फाइनल स्टेट, कि वो फाइनली कहाँ जाके गिरता है। तो बैक टू द फॉर्मूला, तो दिस इज द फाइनल स्टेट कि जहाँ फाइनली वो जाके गिरता है, और ये होते इनिशियल, तो इनिशियली किस एनर्जी लेवल पे वो प्रेजेंट है। तो जैसे ये फॉर्मूला आया तो उन्होंने सोचा हम डिफरेंट शेल्स के लिए भी तो निकाल सकते हैं कि डिफरेंट शेल की डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है और मान लो ये एक पहली शेल है, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, और ये मान लो ये एक दूसरी शेल है, ठीक है। इस शेल की एनर्जी है मान लो E1 और इस शेल की एनर्जी है मान लो E2, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसका हो गया N1 और ये सेकेंड नंबर पे है तो ये हो गया इसका N2 डेजिग्नेशन, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा कि जो एनर्जी होगी, पर्टिकुलरली उन्होंने उठाया हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिखी इसी फॉर्मूला से फॉर N = 1, ठीक है। उसके लिए उन्होंने जो जनरल फॉर्मूला दिया, उन्होंने लिखा कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Ne1 जो आएगा वो आएगा आपका इस तरीके से HCr 1/n का स्क्वायर, ठीक है। ये हटा के, ये तो हो गया फोटोन के रिलीज की, लेकिन हम फोटोन के रिलीज की एनर्जी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर शेल की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, क्या बचा, सिर्फ n का स्क्वायर। और इस चीज़ को कलेक्टिवली उन्होंने एक और नाम दे दिया, ये n है तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर फॉर n मतलब एनी शेल, ठीक है। और इसको नाम पर्टिकुलरली दे दिया उन्होंने RH, इस पूरे को कैलकुलेट करके, और फॉर हाइड्रोजन इसको लगाया गया नेगेटिव। क्यों लगाया गया वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हो गया -RH/1/n²। कैसे, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, R इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इस पूरे को कलेक्टिवली एक बार और नाम दे दिया गया रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो निकाल के आई वो आई आपके पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स इंटू 1/n²। ये वही आ गया, ठीक है। तो अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करेंगे, रेडबर्ग्स कांस्टेंट पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। फॉर n = 1, फर्स्ट वाले के लिए एनर्जी 1 क्या हो गई,
1/1 वही होगा। सो ये हो गई बिल्कुल मिनिमम एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो फर्स्ट एनर्जी शेल है, इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और ये क्या होती है, बिल्कुल स्टेबल। जो बिल्कुल मिनिमम एनर्जी, उसका मतलब क्या होगा कि वो क्या है, स्टेबल स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही वो, अगर इस स्टेट की मैं एनर्जी निकालती हूँ तो E2 क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे हम, तो E2 विल बी 1/n² 10⁻⁻18 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट -0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेट। ठीक है, अब जो फोटोन था, जो इलेक्ट्रॉन था, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्साइट होके गया, फिर वो वापस जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी है, दैट इज डेल्टा ई। यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, वो इस एनर्जी गैप को कवर करते हुए आया है, तो एनर्जी गैप क्या हो गया, ये ज्यादा वाली एनर्जी, ये कम वाली एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी के फोटोन उसने रिलीज किया है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोटोन रिलीज किया, जो फोटोन एमिट करा, उसकी एनर्जी कितनी थी, इन दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल थी। सो इसे भी बोलेंगे हम क्या, एनर्जी रिलीज्ड बाय फोटोन, या फिर एमिटेड फोटोन हैज दिस मच एनर्जी। ठीक है, ये हम बोलेंगे। अब हमें फिर से पता है कि अगर इसी फोटोन की अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हमें E पता है, डेल्टा E पता है, जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होती है, h न्यू होती है, तो यहाँ हम h न्यू पुट कर सकते हैं, h न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1, न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाई h। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन। एमिटेड फोटोन की ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो हम बार बार n यूज कर रहे हैं, जैसे मैं तो आपको डेजिग्नेशन बता रही हूँ कि फर्स्ट शेल हो गई, सेकेंड शेल हो गई, लेकिन हम इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपको पता है, जैसे कि क्वांटम, जहां भी क्वांटम यूज हो या क्वांटाइजेशन यूज हो, उसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, कि जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 एनर्जी शेल, 2 सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल। क्या ऐसा हो सकता है फर्स्ट एनर्जी शेल और सेकेंड एनर्जी शेल के बीच में कोई 1.5 एनर्जी शेल हो, कोई 1.5 एनर्जी शेल हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नंबर्स तो ऑलवेज इन इंटीग्रल फॉर्म, तो इसे हम बोलते हैं n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। और फ्रीक्वेंसी के बारे में, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो फोटोन बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि मान लो सेकेंड शेल की एनर्जी ये है, फर्स्ट शेल की एनर्जी ये है, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो फोटोन निकला, उसकी एनर्जी कितनी होगी, आप इन दोनों को इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जो एनर्जी आपको मिलेगी दैट विल बी द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। एमिटेड फोटोन की वो एनर्जी होगी। ये सब चीजें, कैलकुलेशंस आपको अभी न्यूमेरिकल्स में और क्लियर होंगी। तो ये हमने निकाल ली है हर एक डिफरेंट शेल की डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट शेल की डिफरेंट एनर्जी निकाली है। तो इन दोनों को माइनस करके भी आप एमिटेड फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। और हमने जो अभी अभी रिसेंटली ये वाला जो फॉर्मूला किया है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं और इसके अंदर भी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। राइट, अब अगर हम बात करते हैं, तो फिर से अगर फॉर्मूला की हम बात करें, बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी शेल्स में घूम रहे होते हैं, पर्टिकुलर एनर्जी शेल में घूम रहे हैं, तो इसकी जितनी एनर्जी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। इसके अंदर इस शेल की जितनी एनर्जी है उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तभी जब वो इलेक्ट्रॉन इससे इधर आता है, इनके गैप की एनर्जी को वो क्या कर देता है, एमिट कर देता है। राइट, अब तो पहली एनर्जी की बात करें, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, सेकेंड एनर्जी शेल्स की हम बात करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा।
थर्ड अगर होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो सबसे पहला जो रेडियस कैलकुलेट किया वो कितना निकल के आया? लेट अस डिस्कस अबाउट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल। तो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स वही कि न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, सेकेंड वही एनर्जी लेवल्स को बोल रहे हैं हम, उन्हीं ऑर्बिट्स का ही नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन हुई, बोहर ने जो कैलकुलेट किया था, जो फर्स्ट शेल का जो रेडियस उन्होंने कैलकुलेट किया था वो निकल के आया था R1 फॉर फर्स्ट, जो निकल के आया था दैट वाज 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने ऐसे सेकंड का कैलकुलेट किया, फिर थर्ड का कैलकुलेट किया, फोर्थ का कैलकुलेट किया, सबका कैलकुलेट करके एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। वो जनरल फॉर्मूला क्या निकाला उन्होंने निकाला R इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू R, वेयर R, ये जो कैपिटल R मैं यहाँ n लगा देती हूँ, फिर कैपिटल R n, ये हो गया आपका रेडियस जो आप हर एक शेल के लिए निकाल सकते हो। यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है, और R वही ये वाला पुट कर देंगे। तो दिस विल बी Rn इक्वल्स टू R, ये पुट कर देते हैं 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। तो यानी कि अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेट मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे तो सेकेंड एनर्जी स्टेशनरी स्टेट के लिए मिल जाएगा। थर्ड पुट करेंगे तो 3 के थर्ड के लिए मिल जाएगा। वेयर जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, रेडियस भी तो आपका क्या करता रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो ये तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया रेडियस। एक चीज उन्होंने और एक्सप्लेन की थी। क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में घूम रहा होता है विद पर्टिकुलर रेडियस, ठीक है, उसका कुछ ना मोमेंटम होता है, कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। आपने याद होगा, आपने 9th में पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंटम जो हम बात करते हैं जनरली। एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम यहाँ वहाँ यूज करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होता है। अगर मान लो यहाँ कोई एक कार है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, मान लो जो कार का मास है वो 200 kg है और वो कुछ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन ये किसका होता है? ये होता है लीनियर मोमेंटम। लेकिन जैसे ही वो एंगुलर में मूव करने लग जाते हैं, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाती है, देन मास इनटू वेलोसिटी से सिर्फ काम नहीं चलता, वहां पे एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बनता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है, मास तो है ही कार का, वेलोसिटी तो है ही, लेकिन जैसे ही अब वो एक पर्टिकुलर एंगल में सर्कल में मूव करने लगी है तो वहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन होती है। एंगुलर मोमेंटम में एक प्रॉपर एक वर्ड यूज करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो सारी की सारी डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जब हम मास, वेलोसिटी और साथ में उसका रेडियस मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें वो सर्कल में घूम रहा होता है, तो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो उन्होंने बोला, बोहर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, हर एक शेल का, हर एक एनर्जी स्टेट का अपना अपना एक रेडियस है। उस रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और उसको क्या बोला गया? दैट इज एंगुलर मोमेंटम जो कितना निकल के आया? मास इंटू वेलोसिटी इंटू द रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। उन्होंने जो कैलकुलेट किया, उन्होंने इस चीज को कैलकुलेट करा, हर एक शेल के लिए कैलकुलेट किया और एक जनरल फॉर्मूला हमारे लिए छोड़ दिया, दैट इज NH/2π, ठीक है। कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? NH/2π होगा, वेयर n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। वही n इज इंटीग्रल मल्टीपल, फर्स्ट शेल के लिए 1, सेकंड के लिए 2। अगेन इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट शेल के लिए 1, 2 शेल के लिए n इक्वल्स टू 2, थर्ड शेल के लिए n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं? L से। दिस इज NH/2π,
where n can be integral multiple 1, 2, 3, 4 and so on. And h you know very well, that is Planck's constant and 2 pi is also a constant. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर दिया इलेक्ट्रॉन का. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आपको पता होना चाहिए, हम ये सारी की सारी जो बातें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए. तो बोहर का जो एटम था वो पर्टिकुलर किसके लिए है, वो एक हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ. तो अब हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अभी अभी फाइंड की थी एनर्जीज. ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया था हमने इसका कि किसी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हमें किसी भी शेल की एनर्जी फाइंड करनी है तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और एनर्जी फाइंड कर लेंगे. राइट, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव लगता है और नेगेटिव साइन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ लेट अस डिस्कस कि हाइड्रोजन की एनर्जी शेल्स के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आता है. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो सबसे पहले क्या बात होती है, जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस है, ये मान लो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं मान लीजिए. ठीक है, और बहुत दूर दूर तक ऑर्बिट्स हैं. फाइन, अब क्या हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ओके, वो क्या हुआ, उसने इतनी सारी एनर्जी ले ली. क्या वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करते करते ना बहुत दूर निकल गया. इतनी दूर निकल गया कि वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर हो गया. हमें पता है न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव साइन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है. ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई बाहर से कि वो क्या हुआ, इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से बहुत दूर चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया. तो E कितना हो गया, इन्फिनिटी. ठीक है, n इन्फिनिटी, फॉर n इन्फिनिटी, यानी कि n 1 2 3 ना होके बहुत दूर चला गया. ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद अब क्या हुआ, एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया. ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई. राइट, और यहाँ E1 की अगर हम बात करें, ये हो गई E जो इन्फिनिटी लेवल पे है, जो बहुत 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 ज़्यादा है कि जो फर्स्ट लेवल पे थी. अब इतनी ज़्यादा एनर्जी होने के बाद ये एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. अब उसको स्टेबल होने के लिए वापस से कहाँ आना पड़ेगा, E1 पे आना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट अपनी ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, अपने ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा. ठीक है, वैसे कई बुक्स में ग्राउंड स्टेट को E0 से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में E1 है तो मैं 1 यूज़ कर रही हूँ कि हाँ जी कि जो ये लेवल है ना, बिल्कुल फर्स्ट वाली शेल है, वो इसका ग्राउंड स्टेट है. ठीक है, इस तरीके से. ओके, तो जैसे ही वो हायर स्टेट में पहुंचा, अनस्टेबल हो गया, उसको स्टेबल होने के लिए वापस आना है. अब वो जैसे ही वापस आएगा तो वो कितनी एनर्जी लूज करेगा, कितनी एनर्जी लूज करेगा, हमने अभी भी देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस नीचे आता है तो कितनी एनर्जी देता है, कितनी एनर्जी का फोटोन देता है, जितनी उनकी शेल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है. यहाँ तो E2 E1 था, लेकिन ये कहाँ तक पहुंच गया था, E इन्फिनिटी तक पहुंच गया था. तो जो कितनी एनर्जी लूज करेगा वो डेल्टा E इक्वल्स टू E इन्फिनिटी माइनस E1, जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और इतनी ज़्यादा एनर्जी उसने क्या की है, लूज की है. क्या की है, लूज की है. और एनर्जी लूज होने की वजह से हम यहाँ पर साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं. ठीक है, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है. तो फॉर एमिशन ऑफ फोटोन, एमिशन ऑफ फोटोन के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या लगती है, नेगेटिव लगती है. बट जैसे ही उसने अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट केस की बात करती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन की थी कि वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था. जब उसने ये चीज़ गेन करी, ठीक है, एनर्जी उसने यहाँ पे क्या की है, गेन की है, यहाँ उसने क्या की है, लूज की है. तो लूज के लिए तो नेगेटिव एनर्जी होगी, लेकिन जब उसने ली थी एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी हुई, यानी कि एब्जॉर्प्शन. जब उसने एब्जॉर्प्शन की थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन हुआ था, तब एनर्जी उसने कितनी ली थी, पॉजिटिव ली थी. तो इसीलिए
जब लूज करते हैं तो एनर्जी नेगेटिव, जब हम गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज एनर्जी, वो हम काउंट करते हैं एज अ पॉजिटिव। तो ये था कंप्लीट ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल था ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था या उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल था जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ये लिमिटेशंस हैं बोहर की, लिमिटेशंस। ठीक है, कि ये जो मॉडल है, ये जो उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, ये सारी के सारी उन एटम्स के लिए अवेलेबल है जिन एटम्स के पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि आप हाइड्रोजन की बात कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करते हैं लिथियम की, अगर लिथियम के पास 3 होते हैं, लिथियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, 2 पॉजिटिव बना देता, तब भी इसके पास एक ही बना, एक बचा, तो जो एक बचा तब ये उसके लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ही बेरिलियम के पास 4 होते हैं, तो अगर बेरिलियम 3 दे देता है तो उसके पास भी तो एक बचा, तो एंड सो ऑन, जितने भी एटम्स जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा ये मॉडल। ठीक है, ये मॉडल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो जिन एटम्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कौन सा मॉडल अप्लाई करते थे? वो करते थे, उनके लिए आया क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो पहली लिमिटेशन होगी। दूसरी लिमिटेशन उन्होंने क्या बोली कि जो उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया ना, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, दिस स्पेक्ट्रम, जो उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा, ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे ऐसे बैंड्स बन रहे हैं, जिनकी जो एनर्जी आई थी उनकी ये एनर्जी आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल था जब हम इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे जो एमिशन हो रहा है, अगर इस एमिशन पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो हमें स्पेक्ट्रम दिख रहा था वो वैसा स्पेक्ट्रम ना दिखकर हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा, डिफरेंट उसका पैटर्न दिखाई दे रहा था। जो पैटर्न बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो भी एक्सप्लेन हुआ था यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो जब जो बाहर निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, जो स्पेक्ट्रा बना रहे थे, उनके ऊपर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका स्पेक्ट्रम का पैटर्न डिफरेंट हो गया था, उसे बोला गया था ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट फॉर डिफरेंट पैटर्न, जब हमने क्या अप्लाई की थी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, तो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तब भी उसका पैटर्न बिल्कुल, स्पेक्ट्रा बिल्कुल डिफरेंट हो गया था और उसको बोला गया था स्टार्क इफेक्ट। तो ये इफेक्ट्स जो थे वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिनको फर्दर एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स ने, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गई लिमिटेशंस बोहर की। तो अब जैसे बोहर ने हाइड्रोजन के लिए हमें एक फॉर्मूला दे दिया था, अब बाकी जो स्पीशीज थी, जैसे कि इसके आगे की हीलियम थी, लिथियम थी, तो उनके पास भी चलो ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन उसका क्या कुछ डिफरेंस पड़ेगा फॉर्मूला में? तो वहां पर बोहर ने कहा कि हाँ जी, एक डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा फॉर्मूले में डिफरेंस? कि जैसे ये एनर्जी होती है जस्ट फॉर हाइड्रोजन, और हमने हाइड्रोजन के लिए यहाँ लिख दिया 1, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम हीलियम या लिथियम लेते हैं, देन यहाँ पर फॉर्मूले में क्या रहेगा? -RH Z² by N², where Z is 2 and 3, 2 for helium and 3 for lithium। जैसे ही ये फॉर्मूला आया, देन उनके दिमाग में आया, अच्छा अगर एनर्जी में चेंज आ सकता है तो रेडियस में भी तो चेंज आएगा, है ना? तो रेडियस के लिए भी जो फॉर्मूला था वो चेंज किया गया फॉर हीलियम एंड लिथियम, और उसके लिए फॉर्मूला डाला गया 52.9 N² by Z, and again Z is 2 and 3, 2 for helium and 3 for lithium। और एक चीज़ और,
इस फॉर्मूले से आप देख सकते होगे कि डिवाइड में z है, ठीक है। डिवाइड में z का मतलब क्या हुआ कि 1 था तो रेडियस बड़ा था, 2 पुट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी, 3 पुट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी कि एटम हमारा छोटा होता जा रहा है। और एटम जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा। तो इन सब लिमिटेशंस के बाद, इन सब फॉर्मूलाज के बाद अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 2.10। तो क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम है 2.10, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 5th शेल टू 2nd शेल इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 5th शेल से 2nd शेल में आने तक उसकी क्या फ्रीक्वेंसी और क्या वेवलेंथ निकली। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। अगर हम रिलेशन देखें तो C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, राइट। अब यहाँ देखा जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, हमसे लैम्डा भी पूछा गया है, तो हम ये तो नहीं लगा सकते फॉर्मूला। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक मैं पहले फाइंड कर लूँ तो मैं डेफिनेटली निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो और क्या फॉर्मूला होता है और क्या चीज़ें पता होती हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू भी पता होता है, राइट। तो अगर मैं पहले एनर्जी निकाल लूँ, ठीक है, कि कितनी एनर्जी निकली है, जितनी एनर्जी निकली है वही एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वहाँ वैल्यू पुट करके मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन निकाल सकती हूँ। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके फ्रीक्वेंसी पुट कर दो, स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दो, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यस, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमें निकालनी है कि कितनी एनर्जी से वो फोटोन निकला, ठीक है। तो ये 5th थी और ये थी 2nd। तो यहाँ से यहाँ पर जब वो जंप हुआ तो कुछ ना कुछ फोटोन निकले हैं, उन फोटोन की हम निकालने वाले हैं एनर्जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं बस वैसे ही बनाएंगे कि 2nd के लिए थी, 1st के लिए थी तो हमने 2 पुट कर दिया, 2nd के लिए आ गई थी, 1 पुट कर दिया, उसके लिए आ गई। तो फिर हमने क्या किया था, ये थी हमारी इनिशियल टू फाइनल, यानी कि इनिशियल से उसने फाइनल पे जंप किया था, 2nd से 1st पे जंप किया था, यहाँ पे 5th से 2nd में जंप कर रही है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन में 1 अपॉन में n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे को E5 का निकालना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर। E2 का निकालना है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। और क्या करना है, इन दोनों में से मुझे इनकी एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी निकली। तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, ठीक है। दिस विल बी द इनिशियल एंड दिस विल बी द फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू E5 माइनस E2। तो वैल्यूज पुट कर दो, माइनस RH कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। और RH की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होती है, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्या कि जब हम आप इसमें से माइनस RH कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का, जैसे कि माइनस RH 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस RH 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो माइनस RH कॉमन लिया, ये तो प्लस का हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में 25 प्लस 1 अपॉन में 16, सॉरी 1 अपॉन में 4, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट -4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और नेगेटिव में है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा हो रहा है, ठीक है। एनर्जी आते ही हम क्या निकाल लेंगे, हम तो इसी का वेट कर रहे थे। तो एनर्जी आते ही हम क्या निकालेंगे, उसका फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, और दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंड साथ में ये है फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। एंड एक चीज और, जैसे यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव जस्ट इंडिकेट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, आपका एमिट हुआ है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप यहाँ पे नॉर्मली नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जस्ट इंडिकेट्स द एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 6.91 इंटू 10⁻14
हर्ट्ज, जो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। तो आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये निकालनी थी। अब क्या चाहिए आपको? वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए हमारा ये फॉर्मूला ऑलरेडी वेट कर रहा है। ओके, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C हमें पता है, ये इधर आ जाएगा। C क्या होता है? 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने निकाली है 6.91 × 10⁻14 लैम्डा, ये मीटर्स में होती है। ठीक है, इसको जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 434 नैनोमीटर। वैसे तो बहुत सारी जीरोस आ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, मीटर्स में ना लेकर किस में ले आए, हम नैनोमीटर्स में ले आए। ठीक है, और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका विजिबल रीजन के अंदर, दैट इज बामर सीरीज के अंदर आता है ये आपका। ठीक है, तो ये था आपकी प्रॉब्लम 2.10। अब करते हैं 2.11। अब करते हैं प्रॉब्लम 2.11। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। सबसे पहले तो आपको एनर्जी निकालनी है फॉर हीलियम आयन, और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर एनर्जी फॉर हीलियम के लिए, यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बात करी थी कि जो नॉर्मल फॉर्मूला था एनर्जी का, वो क्या था आपका -RH/1/n²। ठीक है, लेकिन फॉर हीलियम एंड लिथियम आयन यहाँ पे क्या आ रहा था? Z² आ रहा था। ठीक है, एंड Z इज 2, 3, 2 फॉर हीलियम आयंस एंड 3 फॉर लिथियम आयंस। ठीक है, तो यहाँ हम ये चीज पुट करेंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है, यानी कि n आपको दे रखा है फर्स्ट, एंड Z हमें पता है जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और RH हमें ऑलरेडी पता है RH की वैल्यू। ठीक है, तो इन सबके पुट कर देते हैं। तो ये जो है आपका E, अब n1 है तो 1 पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? -2.18 × 10⁻18। ये हो जाएगा Z² दैट इज 2 का स्क्वायर, n² दैट इज 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज -8.72 × 10⁻18 जूल। ठीक है, अब ये आ गई एनर्जी आपके पास। अब आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस का भी अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता था रेडियस का? नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? रेडियस Rn क्या था? 0.0529। ये मैं नैनोमीटर्स में लिख रही हूँ, जो मैंने पहले वैल्यू लिखी थी वो मैंने लिखी थी पिकोमीटर्स में। तो जो पहले वैल्यू थी वो एक बार दोबारा देखते हैं। तो जो पहले वैल्यू थी वो थी 52.9 पिकोमीटर्स। ठीक है, तो आपको मैं एक रिलेशन बताती हूँ। जो पिकोमीटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? पिकोमीटर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और जो नैनोमीटर होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻9 मीटर्स। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 3 का है। ठीक है, तो 3 के लिए यहाँ पे क्या लग गया? 3 यहाँ पर आगे 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 250 और फिर आ गया पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे फिर क्या फॉर्मूला है आपका? n², ये रहा n²। लेकिन फॉर हीलियम और लिथियम यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा था? साथ में Z डिवाइड हो रहा था, तो हमने Z डाल दिया। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज 0.0529, 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.02645 नैनोमीटर्स। सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया एनर्जी का आंसर, ये हो गया रेडियस का। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम इस मॉडल से हम फर्दर पहुंचे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। जो लिमिटेशंस थी बोहर की वो कैसे कवर की गई यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। थैंक यू।